सत्र का मूल विषय तो परमादरणीय मंच और आप सभी को अभिवादन के साथ मूल विषय तो साहित्य और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। और यह जो संयुग्मन है, ये अभी हमने इस आदरणीय लीलाधर मंडलोई सर के निर्देशन में जो फिल्म बनी है, इसका हमने बहुत बेहतरीन मणिकांचन योग देखा। और वो फिल्म अपने आप में एक संदेश देकर जाती है कि समस्या यह है कि मेरे देश के सभी लोग शोषण मुक्त कब होंगे। वही व्यक्ति फिर लिखता है इस रचना को करने के बाद कि मैं ब्रह्म राक्षस का सजल और शिष्य होना चाहता, जिससे कि उसका वह अधूरा कार्य उसकी वेदना का स्रोत संगत पूर्ण निष्कर्षों तलक पहुंचा सकूं। इसके पहले वो लिख चुका है कि चांटे से कनपटी टूटी की अचानक त्वचा उखड़ गई गाल की पूरी। स्पर्श बिंब, घ्राण बिंब, दृश्य बिंब, चूंकि मंडलोई जी के पास एक चित्रकार की आंख है, बहुविन्यस्त और अंतर अनुशासनिक किस्म के इंटरडिसिप्लिनरी किस्म के आदमी हैं, और बोध है इस चीज़ का, और इस बोध को नोटिस भी लिया गया है जो जिनको समझ है चीज़ों की, क्योंकि दुनिया तो बहुवचनीय रही नहीं, एक वचनीय हो रही है। हम सबको एक ही रंग में रंगने की जो चीज़ चल रही है, उसके खिलाफ एक प्रतिरोध की आवाज़ है ये फिल्म। तो सत्र की शुरुआत इससे बेहतर नहीं हो सकती थी। मैं तो बहुत मौसम कौन कुटिल कलकामी। मैं अभी जो बातचीत होगी वो सिनेमा और OTT के लिए लेखन के संदर्भ में होगी। हम सभी जानते हैं कि बोलने वाली भाषा अलग होती है, लिखने वाली अलग होती है, निबंध की अलग होती है, टेलीविज़न की स्क्रिप्ट अलग होती है, और आवाज़ के दम पर जूझते रहे रेडियो के अलग होती है। OTT की और अलग है। OTT अपने आप में एक ऐसा प्लेटफार्म है, USA में पैदा हुआ, जो हमको उस एक भाषा की गर्त में ले जाता है जहाँ पर हम दो ही चीज़ें जानते हैं, हार या जीत, सह अस्तित्व नहीं। बेटा रेस लगाओ, रेस लगाओ, जीतना है। क्या जीतना है ये नहीं पता है, पर रेस लगाते रहो। ये जो भाषा है, जो भाषिक विकृतियाँ आई हैं, ये आपको इसमें देखने को मिलेंगी, मुझे तो मिली हैं, हो सकता है यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव हो। उसका नाम ही है ओवर द टॉप। मतलब हमको टॉप ऑफ नहीं करना है, टॉप वाले से भी ऊपर रहना है। ये ऊपर जाना, पता नहीं अधोगामी होना है कि ऊपरीगामी होना है। इतने वरिष्ठ विद्वत जनों में से सबसे पहले मैं श्री मनोज नायर जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो बताएं कि इन माध्यमों की भाषा और जीवन की भाषा में क्या फ़र्क है। शुक्रिया। आइए। कल से ये विषय मुझे मिला है और मैं थोड़ा चिंतित था, और खुशी इस बात की थी कि मैं मंच पर से अच्छे लोगों को सुनूंगा, उनकी बातें सुनूंगा। मैं भाषा से थोड़ा पीछे भगने वाला आदमी हूँ और मुझे ही भाषा के लिए बोलने को कहा गया। मैं माइम आर्टिस्ट हूँ और फिल्मों से मेरा बहुत ज़्यादा उतना ही है संबंध जितना देखकर आपको संबंध बनता है। मुझे लगता है कि एक बार हबीब तनवीर से किसी ने पूछा कि सर कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, तो वो शायद जानना चाह रहा होगा कि बहुत बड़ा नाम लेंगे सर कि इडिपस पढ़ लो या शेक्सपियर पढ़ लो। तो हबीब साहब ने बोला कि जो तुम्हें समझ में आ जाए वो करो। मैं एक्चुअली नाटककार था, वो उसे एक्टिंग करवाना था, ड्रामा करना था। जो तुम्हें समझ में आए वो करो। तो उसको लगा इतने बड़े आदमी ने इतना सिंपल सा बोल दिया, कोई बड़े राइटर का नाम नहीं लिया। तो उन्होंने बोला जब तक आप समझोगे नहीं किसी कहानी को, वो आप इडिपस ले लो, वो शेक्सपियर ले लो, वो कालिदास ले लो, आप नहीं कर पाओगे। नाटक के अंदर भाषा से ज़्यादा दृश्य बनता है। भाषा जब आप बोलते हो तो उसके साथ जब तक एक्सप्रेशन नहीं आते वो नहीं पहुंच पाती। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि आइए मेरे घर कल भोज है और खाइए आके अच्छे से, तो मैं बोल रहा हूं खाइए आके अच्छे से, आप नहीं आएंगे। मैं प्रेम से बोल रहा हूं आइए ना, बहुत सारा बना है वहां पर, खाइए, अच्छे से खाइए। और मेरा चेहरा लेकिन अजीब सा लग रहा है आपको कि कोई नहीं आएगा। लेकिन अगर यहीं पर अगर ऐसा बोल दूं कि सुनो कल वहाँ दिख जाना, खाना है, और एक भी नहीं आया ना, मैं फिर कल देखना मुझे, मैं अभी डांट रहा हूँ लेकिन इसमें सब आ जाएंगे।
तो आपका एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मुझे लगता है फिल्म के अंदर भी कभी कभी, जैसे मणिकौल की फिल्मों में कहा जाता है कि उन्हें एक्टर नहीं चाहिए होता है, उन्हें दृश्य चाहिए होता है। और कैमरा सबसे बड़ी आंख होती है फिल्म की। थिएटर और फिल्म के अंदर एक बहुत बड़ा फर्क यही है कि नाटक जब होता है तो नाटक में हम पीछे खड़े हुए किसी सिपाही को भी बोलते हैं कि तू अलर्ट रहे, क्योंकि कोई भी एक दर्शक तुझे देख रहा होगा। हर आदमी हीरो को नहीं देख रहा होता है, हर आदमी संवाद बोलने वाले को नहीं देख रहा होता है, हर आदमी मूवमेंट करते हुए को नहीं देख रहा होता है, कोई पर्दा देख रहा है। जब नाटक होता है तो 1000 आंखें होती हैं, जब फिल्में होती हैं तो एक आंख होती है, क्योंकि वो एक आंख जो कैमरे की होती है वो मूव कराती है। वो डायरेक्टर तय करता है कि मुझे क्या दिखाना है। आप कितनी भी ओवर एक्टिंग कर लो, वो बोलते थे चुप रहो, तू नहीं दिख रहा, फ्रेम में तू नहीं है, तू मत हिल, अभी यही है। तो एक बहुत बड़ा अंतर तो ये दिखता है मुझे अभिनय के अंदर भी। और लेकिन मैं चूँकि भाषा का आदमी हूँ, मैं स्क्रिप्टिंग लिखना वगैरह मुझे नहीं आता था, मैं बहुत कम पढ़ता था थिएटर को, और मैं मलयाली भाषी हूँ, तो मलयालम से बचने के लिए मैंने माइम पकड़ लिया। जब मैं स्क्रिप्ट से बचता था, जब मुझे संवादों से बचता था, तब मैंने माइम पकड़ा। और जब मैंने माइम पकड़ा, जब मुझे एक दिन किसी ने मुझसे बोला कि आप माइम करते हैं लेकिन माइम थिएटर में नहीं आता है, तो आपको ये फलाना ऑडिटोरियम आपको नहीं मिलेगा, ये सिर्फ नाटक के लिए है। तो मैंने बोला सर संवाद ही तो नहीं बोल रहा हूँ बस मैं, बाकी सब कुछ है इसके अंदर, सिर्फ संवाद नहीं। तो बोले नहीं, पर माइम है ना, माइम अलग है नाटक अलग। मैं फिर हबीब साहब के पास गया दुखी होकर, सर मैं माइम करना चाहता हूँ, और नाटक से ही मैंने माइम सीखा है। आंगिक वाचिक आहार्य सात्विक में से मैं बस वाचिक नहीं बोल रहा हूँ, इससे सिर्फ नाटक नहीं हो जाता, कैसे हो सकता है। तो हबीब साहब ने बोला चुप रहो, आराम, ये बताओ थिएटर करने का हक किसको है। मैंने सर सबको है, गूंगे बहरों को भी है। बोले जब गूंगा जब मंच पर आएगा तो वो कैसे संवाद करेगा, वो भाव से, अपनी बॉडी से, जेस्चर से अपनी कहानी को कहेगा। तो अपने आप में उसके पीछे एक साहित्य चलता है। साहित्य सिर्फ बोल देने से नहीं होता, आपके एक्सप्रेशन से होता है। अगर वो एक्सप्रेशन जा रहा है तो कभी कभी भाषा की ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी मैंने सुना कोई यहाँ पे बोल रहा था कि चुप रहना भी एक समझदारी है। कभी कभी शांत रहकर भी हम बहुत बड़ी बातें कह जाते हैं। हम कभी कभी, आपने घर में देखा होगा कि आपको जब चिल्लाया जाता है, डांटा जाता है, तब आप अपनी बात नहीं मानते किसी की, लेकिन जैसे ही आपसे कोई नाराज़ हो जाता है और चुप हो जाता है, तब आपका टेंशन बढ़ जाता है। खामोशी आपका टेंशन बढ़ा देती है। जब आपके माँ बाप आपसे बात नहीं करते, जब बच्चा आपसे बात नहीं कर रहा होता है, तो ये खामोशी बहुत बड़ा संवाद क्रिएट करती है। तो मुझे लगता है फिल्म के अंदर भी, मैं अभी कभी भविष्य में कभी फिल्म बनाऊंगा, मैंने एक लिखा भी था। अच्छा एक और चीज़ होती है बहुत, मैं सॉरी फ्रेम से इधर उधर जा रहा हूँ मैं, पर मुझे जो याद आता है मैं बोलता जाता हूँ। ये भी होता है कि कभी कभी एक बहुत बड़े राइटर का नाम देखकर हम उस कविता को या उस कहानी को बहुत अच्छा बोल देते हैं। मैं कभी कभी अपने ड्रामा स्कूल के बच्चों के साथ एक बार मैंने काम किया, मैंने बोला कि ये कहानी फलाने ने लिखी है, तो फलाना कोई सिंपल होगा, उनकी कहानी पे काम कर रहे हैं हम लोग। तो फिर मैं जानबूझ के फिर एक बार मैंने एक कविता लिखी, मैं डर गया कि मैं कैसे बोलूँ कि मेरी कविता है ये, तो मैंने ये बोल दिया कि मुक्तिबोध की कविता है और दे दिया। तो बोलो सर बहुत बढ़िया है, कमाल है, उस पर काम करने लगे। और जब काम खत्म हुआ तो वो एक लड़के ने एक दिन आखिरी में पूछा, सर कविता बहुत अच्छी है लेकिन ये हमने कहीं मुक्तिबोध का पढ़ा ही नहीं। बोला हाँ तुमने कर लिया ना, ये मेरी कविता है। क्योंकि आप लोग पहले से ही तय कर लेते हो कि हमें किसकी पेंटिंग देखनी है, किसका म्यूजिक सुनना है, किसकी फिल्म देखनी है, किसको पढ़ना है। हम सिर्फ भाषा पे नहीं जाते, हम चित्रों पे नहीं जाते, हम संगीत पे नहीं जाते, हम प्लान कर लेते कि किसका है। हमको लगता है कि हमें उस चीज़ से पहले नीचे आना होगा। और हम अगर किसी के अंदर अगर घुसेड़ना चाहते हैं, दिमाग में भरना चाहते हैं साहित्य वगैरह, मुझे लगता है आम दर्शक को भी थोड़ा आगे आना चाहिए, थोड़ा ऊपर चढ़ना चाहिए। और काम करने वालों को, जो फिल्म बना रहे हैं, जो लिख रहे हैं, जो गढ़ रहे हैं, उनको थोड़ा सा नीचे आना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें जब होंगी तो शायद हम लोग एक जगह आकर, एक भाषा पर, एक लाइन पर आके हम बात कर पाते हैं। वरना यही होता है कि बहुत सुंदर पेंटिंग बनी होती है, लोग वाह वाह खड़े होकर बोलते हैं, जब चित्रकार सामने खड़े होकर बोलता है कैसी बनी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, और वो बहुत बढ़िया बोलता है, जब चित्रकार चले आते हैं बोलते हैं यार समझ में नहीं आ रहा है क्या ये। तो ये समझ में नहीं आ रहा वाली बात आपने चित्रकार के सामने क्यों नहीं बोली? कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक ग्लानि होती है, कुंठा होती है कि अगर मैंने ये बोल दिया कि मुझे समझ में नहीं आया तो आपको बेवकूफ़ ठहराया जाएगा। इस चीज़ से हमको निकलना पड़ेगा। इस दुनिया में जो कुछ भी है, वो इस दुनिया में, इस वांग्मय में जो कुछ है वो गढ़ा जा चुका है, बस आप तक पहुंचा नहीं है, आप उसके अंदर शामिल हैं। तो कोई साहित्यिक या कोई
आर्ट मूवी या कोई भी ऐसी जो आपको, या बहुत बड़ी कविता जो एब्सर्ड उसमें जा रही है, वो आपको समझ में नहीं आ रही है, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं। आज आपको नहीं आई, कल आपको आ जाएगी। पानी के अंदर उतरते ही अंदर की गहराई पता नहीं चलती, लेकिन उतरना पड़ेगा। और हमको भी अब साहित्य के नाम से फिर अश्लील भी होता है, बहुत सारी साहित्य तो हम कहीं भी जोड़ देते। मुझे लगता है कि भाषा को बांधना नहीं है। अभी मैं निफ्ट में क्लास ले रहा हूँ आजकल, वहाँ पर मैंने बहुत कठिन हिंदी वर्ड डाल दिए, तो बच्चे बोलते सर ये बोलने में दिक्कत हो रही है, या अभिप्राय वगैरह आप क्यों लिखवा रहे हो। मैंने यार बोलो ना अभिप्राय, प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर। ऐसे बहुत सारी भाषा वो बचना चाहते हैं जो आप आम लाइफ में बोलते रहते हैं, वो भाषा उनको नहीं चाहिए। सिर्फ हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी में कुछ भाषाओं को छोड़ देते हो। कुछ भाषा मुझे भी याद नहीं आ रहा कौन कौन सी भाषाएं, वो मेरा ही लिखा हुआ नाटक है, लेकिन वो लोग नहीं बोलना चाहते, बचना चाहते हैं। मैं बोलता हूँ बोलो तो इस बहाने बोल लो, बाद में तुम्हें फैशन टेक्नोलॉजी करना वो अलग बात है। इस नाटक के बहाने इस भाषा को पकड़ लो, आज तो कर लो अच्छे से, 1 महीना तो रिहर्सल करनी, फिर छोड़ देना भाषा को। तो स्क्रिप्टिंग जब लिखते हैं आप, तो आप एक कठिन उसमें चले जाते हैं कि आपको दिखाना क्या है। मुझे लगता है कि दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या दिखा रहे हो, किस तरीके से दिखा रहे हो। वह कैमरा की आंख अपने आप में एक साहित्य बन जाता है कि आप क्या दिखाना चाह रहे हो, आपके मन में क्या विचार चल रहा है। मैं हमेशा कम्युनिकेशन की बात करता हूं कि कम्युनिकेट करना, पहले एक विचार हमारे मन में आता है, उसे हम इनर कम्युनिकेशन बोलते हैं। जब हम किसी से बोल देते हैं वो इंटर कम्युनिकेशन होता है। तो फिल्म एक घर की चीज़ नहीं है, आपकी अपनी चीज़ नहीं है, घर में बना के आप देख लो। फिल्म समाज की, थिएटर समाज के लिए है। तो इनर, इंटर, फिर आप उस बात को एक ग्रुप में बात करते हो। समझ लो एक विचार मेरे मन में आया, फिर मैंने मंडलोई जी से बोला कि सर ऐसा सा। मंडलोई जी ने बोले एक काम करो, एक बहुत बड़ा थिएटर ग्रुप है उसके पास जाते हैं, इस विचार को, आपके जो मन में जो विचार आया तो उन्होंने मुझे आइडिया दिया। तो उनके पास पहुंचा, तो वो एक ग्रुप था, उस ग्रुप के साथ हमने एक नाटक किया, अंधाई हो गया जो भी हो। उस नाटक को प्रस्तुत करने के लिए हमें 500-600 लोगों को बिठाना पड़ा अपने सामने। तो ये मेरा एक विचार मास कम्युनिकेशन में चला जाता है, लोगों तक पहुंच जाता है। ये जो विचार है, बस इस विचार को अच्छे तरीके से, कहीं पर भी जबरदस्ती, आज इधर किसी भी सत्र में आप जब बैठते हो ना, कई बार हम लोग ड्यूटी समझ के बैठते हैं कि यार इसमें बैठना है, इसलिए मत बैठिए। एक बार तालाब में कूद गए ना तो नहा लीजिए, तैर लीजिए। एक शादी में गलती से घुस गए तो खा के निकलिए। टेंशन मत करिए कि यार मैं क्यों घुस गया, किसकी शादी है, बड़े की है, छोटे की है। तो जब भी आप किसी सत्र में जाते हैं, मैं बोलता हूँ यहाँ पे कोई भी ऐसा सत्र नहीं चल रहा जिसमें आपको मज़ा नहीं आ रहा या आपके काम का ना हो, पर एक्चुअली वो हमारे आसपास की भाषा का नहीं होता, तो हम पीछे हट जाते हैं। तो हमको सुनना चाहिए। हम तो बहुत वंचित हो जाते हैं, कभी इतने सारे सत्र चल रहे हैं, हमारे पास अपना काम चल रहा है, हम लोग देख या सुन नहीं पा रहे हैं। पर आप में जितने भी लोग फ्री हैं, बच्चे लोग या टीचर्स या जो भी लोग सुन रहे हैं, उनको सारे सत्रों को जाके अटेंड करना चाहिए। तभी हमारी भाषा विकसित होगी, तभी हम इस तरीके के मुक्तिबोध के फिल्मों को देखकर समझ पाते हैं। नहीं तो हम फिर वही बोलेंगे कि यार हमें तो समझ में आया है। तो हमारी भाषा, इसमें बहुत सारी चीज़ थी। मुझे इस फिल्म को देख के ऐसा लग रहा है कि अगर हम उस कविता को हटा देते तो वो दृश्य जो बन रहे थे वो अपने आप में कविता कह रहे थे। वो जो बोला जा रहा था वो अपने आप में, वो आवाज़ अपने आप में एक व्यक्तित्व उस आवाज़ में दिख रहा था। हर कोई बोलने से नहीं होगा वहाँ पर। तो आवाज़ होती है, भाषा होती है, साउंड होता है, उसका अपना कंटेंट होता है, उसका अपना विचार होता है जो बनता है, वो बनकर जो ट्रैवल करता है। वो सारी चीज़ें कभी कभी हम आँखों से समझते हैं, कभी कभी हम कैमरे के द्वारा हम देखते हैं उस चीज़ को। मुझे लगता है, मैंने भी एक फिल्म लिखी थी और मैं जब लिखने बैठा तो वो फिल्म बना रहा हूँ, नाटक बनता जा रहा, क्योंकि मुझे फिल्म नहीं आती बनानी, मुझे लिखना नहीं आता। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं अचानक मैंने उसमें लिख दिया कि एक एम्बुलेंस जा रही है। अब मुझे लगा ये नाटक में कैसे दिखाऊंगा, तो बहुत बड़ा है, दृश्य वाली बात होती है। तो एक उपन्यास होता है फिल्म, और नाटक कभी भी ड्रामा नहीं हो सकता, फिल्म नहीं हो सकती, क्योंकि ड्रामे के अंदर संवाद और सीन एक ही जगह पर हो रहे हैं। लेकिन जब उपन्यास होता है तो उसमें लिखा रहता है कि सूरज की रोशनी धीरे धीरे कमरे की तरफ, ये दिखा नहीं सकते नाटक के अंदर, कितना भी अच्छा लाइट हो आपका, लेकिन उसको आपको फिल्म में दिखाना ही पड़ेगा। तो उपन्यास के अंदर जो विवरण होता है, कविताओं में जो विवरण होता है, उससे पीछे का एक सबटेक्स्ट होता है। उस सबटेक्स्ट को दिखाने का काम होता है डायरेक्टर का या सिनेमेटोग्राफर का, जो कैमरा से काम करता है। तो मुझे लगता है कि बोलना और भाषा, उसके अलावा जो दृश्य बनता है, ये सब एक ही भाषा का एक रूप है जो हमको समझना होता है। चूँकि मैं माइम वाला आदमी हूँ, तो मुझे लगता है कि भाषा होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन वो बात वही कहे जो एक भाषा कह सकती थी। सकता है। और हमें हर तरीके का कंटेंट देखना चाहिए। आजकल ओटी में मैं, अच्छा वो मुझे इस जगह बोलने को मिल रहा है, आजकल बहुत ही ख़राब
और बहुत ही ख़राब भाषाओं के साथ, दृश्यों के साथ जो OTT आ रहा है, जो आजकल के बच्चे, या गालियों के साथ जो आ रहा है, आजकल के बच्चे बहुत आराम से उसको ले रहे हैं कि ये तो कल्चर है, ये तो आज की 21वीं सदी है। तो ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो वो बेचते नहीं उस चीज़ को। वो बेच क्यों रहे हैं? बेच रहे हैं मतलब आपको नीड है उस चीज़ की। तो वो मेरे ख्याल से उन चीज़ों को हमको अवॉइड करने को, अगर आपके घर वाले, आपके आस पड़ोस के लोग बोलते हैं यार ये सब मत देखो, तो वो सही बोल रहे हैं। वो ये नहीं बोल रहे कि बेवकूफ़ हैं, वो सही बोल रहे हैं। क्योंकि हम आज मैं यहाँ खड़े होकर वो भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, तो इसका मतलब वो मास की भाषा नहीं है। मैं यहाँ पर खड़े फालतू बातें नहीं कर सकता। यहाँ पे भाषा को लेके, ड्रेस को लेकर मैं यहाँ पे बातचीत नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? खराब हो जाएगा। क्यों खराब हो जाएगा? जब वो OTT पे आराम से चल रहा है, लोग देख रहे हैं, इट्स नॉर्मल मॉम, बहुत ही नॉर्मल। पहले हम जब टीवी देखते थे तो हम लोग उठ के से भाग जाते थे, पापा को देखकर कोई सीन आ रहा है, सिंपल ऐड आता है तो हम लोग भाग जाते थे। आज हमको उठ के जाना पड़ रहा है, बेटा बैठा रहता है क्योंकि उसको लगता है नॉर्मल है। तो हमको क्या लेना है, क्या देना है, ये सारी चीज़ें एक प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है। ये जो प्रोडक्ट तभी चलता है जब हम उसको ओके करते हैं, जब उसको हम देखते हैं, उसको हम फेमस कर देते हैं। तो मुझे लगता है आपको यहाँ तय करना पड़ेगा आपको देखना क्या है और आप क्या परोसना चाहते हो। हम खराब देख ले तो नीचे मना करते तो मतलब नहीं, हमको दोनों जगह बराबर होना पड़ेगा और अच्छा साहित्य, अच्छी भाषा, अच्छी फिल्मों की तरफ जाना होगा। क्योंकि गड़बड़ हो रहा है अभी। 90% में से 10% है जिसको आप फैमिली के साथ देख सकते हो, 90 को नहीं देख सकते। कहीं पर महेश एल कुंचवार हो या तेंदुलकर हो, एक आध गालियाँ आती हैं, वो आवेश में आती हैं, वो आवेश में गाली निकलती है, वो भर स्क्रिप्ट में शुरुआती गाली शुरू होती है आजकल की। ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, मुझे पता नहीं वो कितना सही है गलत, पर नहीं है मुझे लगता है। क्योंकि मुझे लगता है मेरी माँ से जो भाषा में बोलता हूँ, जो मेरी बीवी से भाषा बोलता हूँ, जो मेरी बहन से बोलना चाहता हूँ, जो मेरे दोस्त और समाज में ऐसे मंच पर से जब मैं बोलता हूँ भाषा, वो भाषा का ही सीरियल बनना चाहिए, उस भाषा में ही नाटक या OTT बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं कान में लगा के चुपके से ट्रेन के डब्बे में ऊपर बैठ के देख लूँ उस फिल्म को। अकेले देखने की फिल्में नहीं होती, फिल्में दृश्य बनाती हैं, बदलाव लाती है। कौन सा बदलाव ला रही है फिल्में, मुझे बताइए। उस तरह की फिल्मों की बात कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि भाषा को और हमारे विजन को, हमारे तरीके को, हमारे समझने को हमें ठीक करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तब हर चीज़ को शायद हम समझ पाएंगे, तब हमको ये एब्सर्ड नहीं लगेगा। तो हमको लगेगा नहीं। कल कोई शहनाई बजा रहा था, एक बच्चा पड़ोस में खड़े होकर बोल रहा था कि हारमोनियम बजा रहा है, यहाँ इस तरफ आ जा, हारमोनियम बजा रहा है। उसको पता नहीं शहनाई और हारमोनियम में फ़र्क क्या है। वो फ़र्क हमको बताना पड़ेगा, समझा के बताना पड़ेगा। तो मैं नहीं सोच रहा था इतना बोलूँगा, लेकिन सॉरी बहुत लंबा बोल दिया। बहुत सारी चीज़ें हैं मन में, कभी हम पर्सनली बैठ के बात करेंगे। और मैं यहाँ अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ और बाकी लोगों को सुनना भी चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया मनोज नायर जी। फिर वही मंडलोई जी की दृष्टि और वही जो फिल्म, समझ में आ ना सकता हो कि जैसे बात का आधार, लेकिन बात गहरी हो। और गहरी बातें बहुत कम समय में कही जा सकती हैं। मेरे क्लास टीचर थे मनोहर श्याम जोशी जी, कहते थे व्हाट इज इम्पॉर्टेंट बेटा, टेक्स 1 मिनट। मैं बहुत विनम्रता के साथ समय सीमा का पालन करने की प्रार्थना के साथ अगले वक्ता के रूप में इस विषय पर विचार रखने के लिए आदरणीय मनमोहन चड्ढा जी को आमंत्रित करता हूं कि आप आएं और अपने उद्गार व्यक्त करें। पहले भी हम लोग थोड़ी बातचीत कर चुके हैं, शायद आपने मुझे पहले सुना होगा। OTT मेरा थोड़ा विचार रहता है कि हम वीडियो टेप को गाली नहीं दे सकते, हम मोबाइल को गाली नहीं दे सकते। तो OTT एक तकनीक है और OTT एक लाइब्रेरी है, और उस लाइब्रेरी में जाकर हमें कौन सी किताब पढ़नी है ये हमें चुनना होता है। तो OTT हमें बर्बाद कर रहा है या गालियाँ दे रहा है या सिखा रहा है, ये बड़ी अजीब बातें ये चलती हैं हमेशा, क्योंकि जब भी कोई नई तकनीक आती है वो हमें बर्बाद कर देती है। लेकिन मेरा पूरा ख्याल है कि नई तकनीक जब भी आती है, यानी जब सिनेमा आया तो सिनेमा ने भी, लोगों ने ये कहा कि सिनेमा बर्बाद कर रहा है, और सिनेमा शायद पिछले 60-70 साल से युवा पीढ़ी को बर्बाद ही कर रहा है। जब हम बच्चे थे, जब हम 20-22 साल के थे, तो हमारे माता पिता यही कहते थे कि भाई देखो सिनेमा तुम्हें बर्बाद कर देगा।
तो सिनेमा एक आविष्कार है और बहुत बड़ा आविष्कार है और उससे आपको जुड़ना चाहिए, इस बारे में हमारा सरोकार है। पटकथा लेखन बदल रहा है या ओटीटी तथा नए प्रदर्शन माध्यम नए विषयों की मांग कर रहे हैं। यह बात भी कही जा रही है कि दर्शक का अटेंशन स्पान घट रहा है, वह 3 सेकंड में चैनल बदल देता है, इसलिए उसे किसी तरह पकड़े रखना होगा। ये सब बातें सही हैं। एआई का खतरा भी बहुत वास्तविक है। तो पटकथाकार क्या करे? मुंबई के स्क्रीन राइटर एसोसिएशन के 65,000 सदस्य हैं। पहली नज़र में यह संख्या बड़ी लग सकती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि बहुत कम पटकथाकार सक्रिय हैं। अगर हम उनके नाम गिनने लगें, क्योंकि नाम गिनकर ही सही संख्या जानी जा सकती है, तो हम 100 से अधिक नाम नहीं गिन पाएंगे। हिंदी सिनेमा में यह बात तो पटकथा लेखन के बारे में वर्षों से जुमले की तरह कही जा रही है कि कितने आदमी थे। जवाब है कि 2, सलीम और जावेद। सलीम साहब बहुत दिनों से लिखना बंद कर चुके हैं। दूसरी ओर नई नवेली संगीत प्रधान फिल्म में आधे से अधिक गाने जावेद अख्तर ने लिखे हैं। पर्दे पर भविष्य की पीढ़ी है। पर्दे के पीछे मुंबईया सिनेमा का सबसे शक्तिशाली लोग हैं। यदि आप पूछें कि 1964 के हिंदुस्तान में ऐसा समाज, ऐसी लड़कियां, ऐसे लड़के कहाँ पाए जाते थे, तो सवाल पूछने वाले आप होते कौन हैं? हम हैं ना। कहना ना होगा कि ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं। हमारे पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं, हमें चुन के फिल्में देखनी हैं, यही मेरा कहना है। बहुत ही सीमित ऑप्शंस हैं हमारे पास। हिंदी में ले देकर पटकथा लेखन पर एक ही अच्छी किताब है, मनोहर श्याम जोशी की पटकथा लेखन एक परिचय। यदि आप अपने लाइब्रेरियन से कहें कि पटकथा लेखन पर हिंदी में लिखी किताबें मंगवा लो, तो आपकी लाइब्रेरी के रैक में 20 किताबें तो होंगी ही, लेकिन किताब एक ही है। इसमें जोशी जी ने हॉलीवुड की फिल्म चाइना टाउन के माध्यम से पटकथा लेखन की प्रक्रिया को बहुत अच्छे ढंग से समझाया है। आशा है कि यहाँ उपस्थित श्रोताओं में कुछ लोगों ने किताब पढ़ी होगी। मेरा सुझाव है कि पटकथा लेखन पर एक ज़रूरी किताब लिखी जाए, जिसका आधार श्याम बेनेगल की 3 फिल्में हों, भूमिका, कलयुग और त्रिकाल। इन 3 फिल्मों में चरित्र चित्रण की जो गहराई है, कथा की जो अन्विति है, वह बेजोड़ है। मैं अपने प्रिय मित्र से अनुरोध करूंगा कि वे या तो स्वयं लिखें या अपने मार्गदर्शन में लिखवाएं, ताकि हमारे पास पटकथा लेखन पर एक की बजाय 2 किताबें हो सकें। मेरे विचार से यही स्थिति है, यही मेरे विचार हैं। जाहिर है अन्य मित्रों के पास कुछ विकल्प अवश्य होंगे कि हम किस प्रकार आर्ची कॉमिक के इन किरदारों की हेगमनी को कम कर सकें। मेरे विचार से तो कोई उम्मीद बार नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। क्या इस स्थिति से उबरने का कोई उपाय हो सोचा जा सकता है, भले ही मामूली या छोटा सा उपाय हो? अब तक तो सिनेमा पर हमारी बातचीत संस्मरणों और विरुद्धावलियों तक ही सीमित है। हम व्यापक जन समुदाय को या प्रबुद्ध वर्ग को भी सिनेमा की सही सोच से जोड़ नहीं पा रहे हैं। हर 10-15 वर्ष बाद नए लोग आते रहते हैं। सिनेमा के कथानक में, तकनीक में परिवर्तन होता रहता है। सिनेमा स्कोप आया तो गुरुदत्त ने कागज़ के फूल बनाई। कागज़ के फूल एक महान फिल्म मानी गई, आज भी मानी जाती है, लेकिन ये बनाने वाले को ले डूबी। यही बात तीसरी कसम पर लागू होती है। भले ही हम कहते रहें कि यह धनियों की विधा है, जो बनाता है मालामाल हो जाता है, जबकि सच्चाई यह है कि अंततः यह एक कला है। कलाकार वही होता है जो कोई नई बात कहता है। सत्यजीत राय हों, मृणाल सेन हों या श्याम बेनेगल हों, किसी ने भी पैसा कमाने के लिए फिल्में नहीं बनाई। लेकिन मेरी चिंता यही है कि सिनेमा का चिंतन जन सामान्य में ठहरा हुआ है। सिनेमा के चिंतन को जितना जन सामान्य तक ले जाने की ज़रूरत है, वह नहीं हो पा रहा है। हम सोचते हैं कि युवा वर्ग के पास बहुत सुविधाएं हैं, वे तो दिन रात फिल्में देखते रहते हैं, उन्हें अलग से फिल्म दिखाने की क्या ज़रूरत है। यह गतिविधि निरुपयोगी है। फिल्म दिखा देने से भला क्या होगा?
साहित्य से हम बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। साहित्य शब्दों का माध्यम है। पहली कक्षा से एमए तक हम शब्दों के जरिए अपनी पढ़ाई करते हैं। फिल्म बिंबों का माध्यम है। इसे सीखने में हमें थोड़ी अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। पटकथा लेखन समय का माध्यम है। कागज़ पर लिखा एक दृश्य कितने समय तक पर्दे पर रहेगा, यह समझ बहुत धैर्य और परिश्रम से विकसित होती है। हमारे साहित्यकार मित्र जो ये मानते हैं कि वे पटकथा लिखना जानते हैं, यहीं चूक जाते हैं। इसलिए हमारे साहित्यकार अक्सर सिनेमा से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। सिनेमा समय को बांध कर रखने की, सुरक्षित रखने की कला है। सिनेमा एक रेफ्रिजरेटर है जहां हम समय के टुकड़ों को रखते हैं। जब हमें समय मिले तब हम उस बीत गए समय को जी सकते हैं। केवल सिनेमा ही हमें ये सुविधा देता है कि हम अंदाज के दिलीप कुमार को से शक्ति तक के दिलीप कुमार को, कागज़ के फूल से लेकर वाटर तक की वहीदा रहमान को और अपूर्ण संसार से लेकर गुलमोहर तक की शर्मिला टैगोर को देख सकें। कोई और माध्यम हमें यह सुविधा नहीं देता। वैसे हम लोगों ने भी अपने कर्तव्य का पालन किया है। हमने हज़ारों फिल्में नष्ट कर दी हैं। जितनी भारतीय फिल्में भारतीयों ने नष्ट की हैं वह अभूतपूर्व उपलब्धि है। जापान ने अपने प्रत्येक फिल्म को संभाल कर रखा है, अन्य देशों ने भी। यह बात सुनने में अच्छी ना लगे कि सत्यजीत राय की फिल्मों को बचाने का काम मार्टिन स्कॉर्सेज़ कर रहे हैं, एक संस्था जिससे भी जुड़े हैं। मार्टिन स्कॉर्सेज़ की एक फिल्म किलर ऑफ द फ्लावर मून आजकल प्रदर्शित हो रही है। किसी ने देखी किलर्स ऑफ द फ्लावर मून? तो मेरी चिंता यही है कि आपको फिल्म दिखाई जाए इसी तरह। आशा है कि आप सभी ने वह फिल्म देखी होगी। वह एक नायाब फिल्म है। मैं अकेला नहीं हूँ जो आज आपसे कह रहा हूँ कि अपने परिसर में फिल्म समाज का गठन कीजिए। 30 साल पहले राही मासूम रज़ा अलीगढ़ विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में गए थे। वहाँ उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को अच्छी फिल्में दिखाइए ताकि उन्हें पता चले कि अच्छी फिल्म क्या होती है और बुरी फिल्म क्या होती है। हमारे यहाँ के फिल्म के जानकार लोगों को ये बात गलत लगेगी कि हम ज़बरदस्ती अपने विद्यार्थियों को फिल्म क्यों दिखाएं। उनकी मर्जी, वे जो देखना चाहें देखें, ना देखना चाहें ना देखें। लेकिन मुझे लगता है कि हमें उन्हें फुसलाना चाहिए कि वे मैला आंचल उपन्यास पढ़ लें। यदि कोई 25 की उम्र में मैला आंचल उपन्यास पढ़ लेता है तो संभावना है कि वो 35 की उम्र में उसे दोबारा पढ़ेगा और 45 की उम्र में तिबारा, वरना वो 50 की उम्र में उसे पहली बार पढ़ेगा तो शायद उसे जीवन में बहुत कुछ छूट जाने का एहसास होगा। यही बात रशोमन फिल्म की है। एक बार तो यह फिल्म दिखाई ही दी जानी चाहिए ताकि एक यात्रा शुरू हो सके। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। बहुत शुक्रिया सर। बिल्कुल विषय केंद्रित, संक्षिप्त, सारगर्भित, सुसंगठित, प्रामाणिक, सत्यापित और प्रायोगिक। मैं अब आग्रह करूंगा अशोक मिश्र सर से कि आएँ और अपने उद्गार रखें विषय पर। तो दोस्तों, मैं सीधे अपनी बात शुरू करूंगा कि फिल्म और ओटीटी के लिए लेखन में, क्योंकि मैं एक लेखक हूं और मैं फिल्में भी लिखता रहा हूं, ओटीटी के लिए भी लिखता हूं, तो मुझे मेरे जो मालूमात है, फ़र्क क्या है दोनों में, वो मैं आपके सामने बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, फिल्म जब आप देखने जाते हैं तो लिखते समय हमको ये ध्यान रखना पड़ता है कि आप एक कैप्टिव ऑडियंस होते हैं, बंदी होते हैं आप, और एक समूह में बैठ के फिल्म देखते हैं। आप उसके लिए टिकट खरीदते हैं, पैसे 1000-1200 परिवार के साथ आप जाते हैं तो खर्च होते हैं, तो आप भाग नहीं सकते, आप फिल्म छोड़ के जा नहीं सकते। लेकिन ओटीटी में आपके पास रिमोट होता है। अगर आपका शुरू फिल्म ठीक से नहीं हुई या कहीं पे ढीली लगी तो फ़ौरन बदल देते हैं लोग चैनल। तो आपको ध्यान रखना पड़ता है कि मैं सिनेमा के लिए तो थोड़ी लिबर्टी ले सकता हूँ,
मगर OTT के लिए आपको बहुत ही फोकस्ड होना चाहिए राइटिंग में, कहानी पे बने रहना चाहिए हमेशा तेज़ी से। जैसे कटहल हमने अभी जो हमारी फिल्म आई है अभी OTT में, नेटफ्लिक्स में आप लोगों ने देखी होगी, तो नेटफ्लिक्स के साथ जो हमारा एक्सपीरियंस था, हमने बहुत अच्छा उसको शूट किया था, गांव और ये वो पुलिस थाना ये वो, तो उन्होंने कहा ये काटिए ये काटिए ये काटिए। वर्ल्ड बिल्डिंग की सुविधा नहीं देते नेटफ्लिक्स वाले, सीधे कहानी कहते चलिए। आप वर्ल्ड बिल्डिंग नहीं, दुनिया नहीं दिखा सकते पूरी, कि वो चला जा रहा है, थाने के सामने बैठे कुछ लोग रो रहे हैं, बता रहे हैं। हमने बड़े अच्छे सीन लिखे थे जैसा कि होता है थाने में या इधर उधर, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये निकाल, कहानी रुक रही है। सिनेमा में कहानी रुक जाए थोड़ा और वर्ल्ड बिल्डिंग दिखा करते रहें आप तो चलता है, पर OTT का प्रेशर होता है कि नहीं तुरंत कहानी पे आइए, फोकस रहिए, नहीं तो वो चैनल बदल देगा दर्शक। तो ये एक बड़ा बुनियादी फ़र्क समझ में आया कि ऐसे लिखते समय वेस्ट नहीं करना चाहिए चीज़ों को। अब उतना हमने जो शूट किया वो वेस्ट गया। फिर फिल्म बनाना, जैसा कि मनोज भाई ने कहा कि गालियाँ, मैं कहता हूँ गालियाँ होनी चाहिए, पर उसका बेजा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। गालियाँ किसने इस्तेमाल नहीं की है? विजय तेंदुलकर के नाटक देखिए आप, सखाराम बाइंडर और ये वो, बैन लगा दिया गया था, थिएटर हॉल में आग लगा दी गई थी, लेकिन उनको अवार्ड मिला उसी के लिए, नाटक के लिए। या राही मासूम रजा का आधा गांव टोपी शुक्ला, गालियाँ नहीं है क्या? ये कॉमन है वहाँ, आप जाके देखिए ना, जिंदगी में देखिए ना, आप गाली नहीं देते। एक सभ्यता का आवरण ओढ़ के नहीं रहना चाहिए समाज में, गाली का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए साहित्य में, नाटक में, तो गाली बुरी नहीं लगती। मैं क्या करता हूँ, मैं गालियाँ नहीं रखता, मैं गालियाँ नहीं लिखता। कटहल में कोई गाली नहीं है, एक आध जगह चूतिया शब्द आया है बस, और झांटू शब्द आया बस, 2 जगह आया है बस, गालियाँ नहीं है कहीं भी। क्योंकि हम लोग अवेयर हैं कि गाली कब इस्तेमाल करना है, कहाँ पे इस्तेमाल करना है, क्यों करना है, उसकी प्रासंगिकता क्या है। तो अगर आप अवेयर हैं इस चीज़ों से, तो आप सेल्फ सेंसर करना जानते हैं अगर आप, तो ठीक है। दूसरा मैं क्या करता हूँ सेंसर से बचने के लिए, अब मेरी फिल्में देखिए आप, वेलकम टू सज्जनपुरी, वेल डन अब्बा, गालियाँ हैं उसमें, तो मैं गालियाँ ईजाद करता हूँ, नई गालियाँ ईजाद करता हूँ। माँ बहन की गालियाँ नहीं लिखता मैं, वो घिसी हुई हैं। एक फिल्म में मैं डायलॉग लिख रहा था अभी, तो वो डाकुओं पे फिल्म है, तो डाकू लोग तो गाली देते होंगे ना, तो मैं डाकुओं से मिलने गया बांदा में, मैं रिसर्च करके लिखता हूँ, नहीं तो लिखता नहीं मैं, तो मैं डाकुओं से मिलने गया, और गौरी यादव नाम का एक बड़ा विख्यात डाकू था जो अभी मारा गया, उससे मैं मिल के आया। 4 घंटे जंगल में उसके साथ बैठा रहा मैंने ऑब्जर्व किया कि ये गालियाँ क्या देते हैं। मुझे लगा इनकी गाली मालूम होना चाहिए, और क्या क्या गाली होती है। तो गाली एक से एक बताया उन्होंने जो मैं नहीं जानता था, जो नई गालियाँ थी। तो आप गाली क्रिएट भी कर सकते हैं, गालियों का एक संग्रह बनाइए, लिखना है तो, और देखिए कि कौन सी गाली कहाँ फिट बैठती। मेरे पास संग्रह है गालियों का, मैं लिखता जाता हूँ गालियाँ, जब भी देखता हूँ कि इस आदमी ने नई गाली दी है तो गालियाँ बुरी नहीं लगती। मैं आपको कुछ, सिनेमा बनाना आजकल बड़ा मुश्किल होता जा रहा है, सेंसरशिप, अघोषित सेंसरशिप से बड़े। अब आप किसी चरित्र का नाम राम नहीं रख सकते, पहले राम श्याम ये सब नाम फिल्मों में आते थे, और डायलॉग भी ऐसे होते, अबे ये राम इधर आ, अबे रामू इधर आ। अब आप अबे रामू नहीं कह सकते, राम जी का मंदिर बन रहा है। सिनेमा से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन अब आपको लिखते समय सावधानी रखना पड़ता है। OTT में गनीमत है कि सेंसरशिप कम है, फिल्मों में ज़्यादा है, पर फिल्म में भी किसकी फिल्म सेंसर की जाए और किसकी ना की जाए, इसमें भी फ़र्क आ गया है आजकल। कई फिल्में जिनको सेंसर किया जाना चाहिए था, एनिमल और सब आ रही हैं जो वायलेंस की फिल्में, पर OTT में थोड़ी बचत है, तभी लोग गालियाँ लिख पा रहे हैं।
तो ये आपको देखना। मैं आपको एक बेहतरीन उदाहरण देता हूँ कि फिल्म लिखने की मुश्किलें जो हैं आजकल हम लोग जो फेस करते हैं, और उसके लिए हम क्या, तो जफ़र करके, जफ़र पनाही ईरान का एक बड़ा डायरेक्टर है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, उसकी फिल्में देखी, उसको कौन से अवार्ड मिला था। तो उसको नज़रबंद कर दिया गया था 1910 में, जेल, उसके घर में नज़रबंद कर दिया गया। उसके ऊपर आरोप लगाया गया कि तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, घर से बाहर नहीं निकल सकते, फिल्म नहीं बना सकते 20 साल तक। अब वो क्या करे, फिल्म बिना रह नहीं सकता था वो। तो उसने एक घर में बैठे बैठे की स्क्रिप्ट लिखी, फिल्म की पटकथा लिखी, और पटकथा को उसने बोल के रिकॉर्ड किया। शूटिंग कुछ कर नहीं सकता था उसकी वो, तो पूरा बोल के उसने रिकॉर्ड किया, और उसका नाम लिखा दिस इज नॉट ए फिल्म, ये फिल्म नहीं है। और उसके दोस्त की मदद से एक केक के अंदर उस फिल्म का पेन ड्राइव डाल के कांस में पहुंचाया, और कांस में उसका शो हुआ तो लोग पागल हो गए, सिर्फ उसका रिकॉर्डिंग वॉइस था। इसी ये ईरान में 1910-11 का काम था, पर वहाँ का हुकूमत रोक नहीं पाया उसके काम को। अभी एक फिल्म आई है रिसेंटली ईरान से। ईरान में बड़ा मुश्किल है फिल्म बनाना, यहाँ भी उम्मीद है कि ऐसी मुश्किलें और बढ़ती जाएंगी। तो टेरेस्ट्रियल वर्सेस करके एक फिल्म आई है, अली असगरी डायरेक्टर है उसका। वो फिल्म एक शॉट की फिल्म है, जो एक कैमरा लगा दिया गया है बस, और सामने कुछ लोग आते हैं और बोलते हैं, और जो सिस्टम है वो नहीं दिखता, उसकी आवाज़ है सिर्फ। आप देखिएगा फिल्म कभी आपको मिले तो उसमें क्या है कि एक औरत आई हुई है मुसलमान, उसके साथ उसकी एक बेटी है, उसको उसका बुर्का खरीदना है, बुर्का बेचने वाला सिस्टम है। वो कह रहा है कौन से कलर का बुर्का चाहिए, तो लड़की कहती मुझे लाल चाहिए, तो बोलता है लाल रंग का बुर्का नहीं मिलता, बुर्का या तो काला होगा या हरा होगा, तुमको यही लेना पड़ेगा। एक कोई अपना नाम बदलवाने आया है, तो उसे कह रहे हैं अरे तुम नाम का रजिस्ट्रेशन कराने आया, तो वो उससे बोल रहे हैं अरे तुमने ये क्रिश्चियन नाम क्यों रख लिया, मुस्लिम नाम क्यों नहीं रख सकते थे तुम? नहीं नहीं, ये जोसेफ नहीं चलेगा, तुम अलायुद खान रख लो ना नाम। कहता नहीं मैं ये नहीं रखूँगा, बच्चा भी कहता मुझे पसंद नहीं है नाम। तो सिर्फ एक उसमें है, और पूरी फिल्म आपको पकड़ के रखती है, एक 1.5 घंटे की फिल्म है। ऐसे कई तरह के लोग आते हैं। तो ये फिल्म बनाना किस तरह से मुश्किल होता जा रहा है और किस तरह से रास्ते निकाले जा रहे हैं, ये इस समय की बड़ी चुनौती है। OTT में भी अब शिकंजा कसा जा रहा है। हमारी एक दोस्त है जो बड़े चैनल की हेड है, उसने एक वेब सीरीज़ बनाई थी, उसके पीछे कितने जगह FIR दर्ज करा दिया गया, वो भागती फिरी, वो और उसका प्रोड्यूसर। ये OTT का आलम होता जा रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप लिख रहे हैं आजकल, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना पड़ेगा, सतर्क होकर लिखना पड़ेगा, अदरवाइज आपका काम बाहर नहीं आएगा। तो सिनेमा लिखना इसलिए भी इजी है कि उसमें मार धाड़ और नाच गाने होते हैं। OTT में नाच गाने बहुत कम देखेंगे आप, रेयरली, क्योंकि उनके पास उसके लिए भी टाइम नहीं है, नाच गाने के लिए वो पॉज लगता है उनको। तो नाच गाने की फिल्म लिखना है आपको तो आप फिल्म लिखिए, OTT के लिए लिखना है आपको तो आप बिना नाच गाने के भी लिख सकते हैं। कहानी में सशक्तता होनी चाहिए, कहानी यथार्थ के करीब होनी चाहिए। OTT का जो कंटेंट आ रहा है वो सब यथार्थवादी ज़्यादा है, रियलिज्म ज़्यादा है उसमें। सिनेमा का कंटेंट अगर आप लिख रहे हैं तो फैंटेसी ज़्यादा है। फिर सिनेमा में आपको स्टार चाहिए, स्टार से चलती हैं फिल्में। OTT के लिए स्टार की ज़रूरत नहीं है। तो जब आप लिखते भी हैं सिनेमा, तो अगर आपको मालूम है कि शाहरुख खान काम करने वाला है, तो आप वैसा सोच के फिल्म लिखते हैं, या आपके अंदर से एक भावना रहती है कि यार इसमें आयुष्मान खुराना रहे या राजकुमार राव रहे, तो आप वैसा लिखते हैं। पर OTT में ये नहीं है।
OTT में आपको मालूम है कि नए नए कलाकार बहुत आ रहे हैं, तो आप अपनी तरह से लिख सकते हैं, फिर कास्टिंग बाद में होगी। ये एक बड़ा ज़रूरी होती है समझ जब आप काम करें तो। फिर OTT दुनिया भर में तुरंत पहुंच जाता है, सिनेमा को पहुंचने में बहुत टाइम लगता है। तो आपका जो कंटेंट है, आपने जवान बनाई है, पठान बनाई है, अभी एनिमल आई है, तो ये इसको पहुंचने में टाइम लगता है, धीरे धीरे पहुंचता है। पर ये OTT में आएगा तो तुरंत देखते हैं लोग कि क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है। तो ये जो फास्टनेस है OTT की, और ये ग्लोबल हो गया है OTT का राइटिंग, तो आपकी राइटिंग ग्लोबल होनी चाहिए, लोकल हो मगर ग्लोबल हो। और जितना आप ग्लोबल होंगे, जितना लोकल होंगे उतना ग्लोबल होंगे। अब हमारी कटहल, मैं उदाहरण दे रहा हूँ उसका, कि इसको जर्मन, फ्रांस, इटली, यहाँ के फिल्म क्रिटिक्स ने बहुत इसके बारे में लिखा है, कटहल के बारे में, जो बहुत ही बुंदेली ज़ुबान की फिल्म है, वो सब लोगों ने लिखा है। यहाँ कन्नड़ के क्रिटिक्स ने, फिल्म क्रिटिक्स ने, मराठी के फिल्म क्रिटिक्स ने। तो ये ऐसा लिखने की वजह से कि हम बहुत स्थानीय थे, हम बोली का इस्तेमाल करते हैं अपने राइटिंग में। मैं बोलियों का इस्तेमाल 25-30, मैंने 13 फिल्में लिखी हैं अभी तक, जिसमें से 12 बोलियों पे लिखी हैं मैंने। मुझे लगता है हिंदी बड़ी ही बेकार भाषा है सिनेमा के लिए, हिंदी में दम नहीं है। दम हिंदी की बोलियों में है। दंगल अगर हिंदी में बनी होती तो बड़ी बोर होती, दंगल हरियाणवी में बनी थी तो बड़ी हिट हुई थी, और ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं। तो बोलियों का OTT में भी देखें ना कितनी बोलियां आ रही हैं, सिनेमा में उतनी बोलियां नहीं आती। OTT वाले जान गए हैं कि बोलियों में ज़्यादा दम है हिंदी की तुलना में। हिंदी मुझे नाटक के लिए भी अच्छी भाषा नहीं लगती। जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की भाषा देखिए आप, वो सड़क की भाषा है। हिंदी में एक तरह का अभिजात्य जो ठूंस दिया गया है ना, इसने हिंदी का बड़ा नुकसान किया है। वो एक साहित्यिक टाइप की भाषा हो गई है, लदी फदी अलंकारों से। कई लोग तो बोल ही नहीं पाते बिना अलंकार और उसके सजाए हुए बात को। तो जितना आप लोकल होते जाइए, जितना गांव तक जाइए, अपने देश को दिखाइए, क्योंकि तभी आप अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मुकाबला कर सकते हैं। जापान के लोग जापानी लिखते हैं ना, जापान की कहानियाँ लिखते हैं। हिंदुस्तान के लोग जो लिखते हैं वो मालूम नहीं कहाँ की फिल्में होती हैं, जवान, पठान, ये कहाँ की हैं, ये क्यों हैं, इनका उपयोग क्या है। ये इंटरटेन भी नहीं कर रही है। मजे की बात तो ये है, इंटरटेन करिए ना। मैं डेविड धवन की फिल्मों को अच्छा मानता हूँ। गोविंदा डेविड धवन की जो सीरीज हुआ करती थी, हीरो नंबर 1, कुली नंबर 1, कम से कम मनोरंजन तो करते थे वो 2-2.5 घंटे। नंबर 2 पर कभी गए ही नहीं। हाँ, नंबर 1 पे ही रहे। ये तो मनोरंजन भी नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप एंटरटेन करें लोगों को बताएं, समझाएं, मजा दें। सिनेमा एक मनोरंजन का माध्यम है, शिक्षा का माध्यम है। सिनेमा समय समय पर अलग अलग रूप लेता रहता है कि कब क्या करना है। राजनीतिक सिनेमा बनाने में थोड़ा सा आप हिचकिए, क्योंकि माहौल राजनीतिक सिनेमा के लिए ठीक नहीं है, जबकि होना चाहिए। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि मेरा कंटेंट पॉलिटिकल तो नहीं है। पहले OTT, अच्छा, एक नकली पॉलिटिकल फिल्में होती हैं जो लगती हैं कि बड़ी अच्छी पॉलिटिकल फिल्म बात कही जा रही है, मगर नेता वेता लोग देखते हैं तो कहते हैं कुछ नहीं है इसमें यार, चलने दो इसको। ऐसी बहुत सारी फिल्में। अब एक फिल्म आई थी जिसमें करीना कपूर और ये सब लोग, पॉलिटिकल फिल्म थी वो। ये लोग क्या जानते हैं पॉलिटिक्स के बारे में। तो वही मनोज बाजपेयी बहुत बढ़िया करते हैं, क्योंकि उनकी समझ बहुत बढ़िया है पॉलिटिकल। तो आपकी पॉलिटिकल समझ करेक्ट होना चाहिए। सिनेमा में किसी, जो कमर्शियल सिनेमा है हमारा सो कॉल्ड, उसमें किसी पॉलिटिकल समझ की ज़रूरत नहीं होती। OTT में आपको ज़रूरत है पॉलिटिकल समझ की, क्योंकि दुनिया देख रही है आपके सिनेमा को। तो ये मित्रों, जो मुझे समझ में आता है अभी तक, और जो मैंने एक्सप्लोर किया है अभी तक अपनी फिल्मों के ज़रिए, OTT के ज़रिए, और
एक बड़ी खूबी है ओटीटी की, इसमें नए विषय मांगते हैं। सिनेमा में क्लीशेड विषय मांगते हैं, उनको वही चीज़ चाहिए कि एक ऊपर से कूद रहा है, नीचे से कूद रहा है, उसी मसाले को घुमा फिरा के आप पेश कर दें, ये सिनेमा के लिए संभव है। पर उसी मसाले को घुमा फिरा के करो तो नेटफ्लिक्स आपको सुनेगा भी नहीं, कहेगा अरे ये बेकार चीज़ है, नया क्या है यार। और ओटीटी में बड़ी खुशी की बात है, पहले हम लोग कहते थे कि बड़े गधे लोग बैठे हुए हैं चैनल्स में। ओटीटी में जितने भी लोग बैठे हुए हैं आज, जो स्क्रिप्ट सेलेक्ट करते हैं, ये सब करते हैं, वो बड़े ही कमाल के लोग हैं, वो नॉलेज है उनके पास, वो नए एक्सपेरिमेंट को एक्सेप्ट करते हैं। तो आप लोग जो लिखें अगर, तो आप नया लिखेंगे अगर, तो उन लोग उसको पसंद करते हैं। वो समझदार लोग आ गए हैं, अब वो गधों का ज़माना गया। तो इसलिए लिखते समय इन बातों का बेसिक ध्यान रखिए आप। और समय की सीमा है, क्योंकि कुछ चिट्ठी आ गई है, समय का ध्यान रखें, अगला सत्र का समय हो रहा है। वैसे पहले ही मंडलोई जी का एक मैसेज आया अजय भाई के पास कि 7 मिनट से ज़्यादा ना बोला जाए, क्योंकि जो महान वक्ता होते हैं वो सिर्फ 5-7 मिनट में बात करने की कला जानते हैं। तो इस हिसाब से मैंने 15 मिनट ले लिया है, मुझे क्षमा करेंगे, है ना। धन्यवाद। शुक्रिया सर। पटकथा लेखन पर आपने जो आज बातचीत की, एक और अच्छी किताब है, बहुत अच्छी किताब है, बेसिक किताब है, पढ़नी चाहिए हम लोगों को। जेम्स मोनेको ने लिखी है, हाउ टू रीड ए फिल्म, एक फिल्म को कैसे पढ़ा जाए। अब ये पहली नज़र में लगता है फिल्म तो देखी जाती है, पढ़ी कैसे जाएगी। तो एक बार आंख बंद करके उस फिल्म को देखना पड़ता है, मतलब बिना देखे। एक बार कान बंद करके देखना पड़ता है, एक एक इंद्रियों का नाश कर करके उस फिल्म को देखना पड़ता है, तब समझ में आता है कि ये फिल्म कैसी है। जिस गाली कोश की सर ने बात की, गालियाँ कहाँ नहीं हैं, ये हैं। तो ये एक दिन मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि आप खाने में चम्मच का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो मैंने कहा मैं क्या करूं, मेरी आदत ही ख़राब है, मैं बिचौलिए के माध्यम से प्रेमिका का चुंबन नहीं लेता, मैं हाथ से ही खाना खाता हूं। अब हाथ से खाना खाना कितना जटिल या कठिन है, कांटा छुरी कैसे रखनी है, उसको अगर और बेहतर समझना है तो मेरे ख्याल से दुनिया में सबसे अच्छा वर्णन ये राजेंद्र यादव की कहानी टूटना में है। मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा आदरणीय अजय ब्रह्मात्म सर से कि निष्कर्षात्मक रूप में कुछ कहें, क्योंकि अब ये तो बात तय हो चुकी है कि ज़माना 4C और 4P का है, क्राइम, क्रिकेट, सिनेमा और सेलिब्रिटी, और 4P हैं प्राइस, प्रोडक्ट, प्लेस और प्रमोशन। जब ये तय कर दिया जाता है कि अमेरिका कितने बजे, टाइमिंग क्या होनी चाहिए सर, बुश से पूछा गया, इराक पे हमले की टाइमिंग क्या होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा अमेरिकी टेलीविज़न कब देखते हैं। तो तय हुआ कि सवेरे 8 बजे जब वो नौकरी के लिए निकल रहे होते हैं तो नाश्ता करते समय देखते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है 7:50 पे अटैक कर दो सवेरे, सबसे ज़्यादा जनता देखेगी। और अमेरिका का जो पौरुष भाव है, जो मैस्कुलिनिटी है उसकी, जो पैट्रियार्की है, हम इवन सेक्सुअल इंटरकोर्स को भी डिस्क्राइब करने के लिए, मैं बहुत इंटेलेक्चुअल लेवल से बात कर रहा हूँ, पेनिट्रेशन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मुझे इस कोर्स को डिज़ाइन करने का, जिसको PhD और मास्टर्स के बच्चे पढ़ते हैं, मौका मिला, तो मैंने कहा कि पेनिट्रेशन शब्द का इस्तेमाल तो ठीक है, शब्द एनक्लोजर भी होना चाहिए। ये सोचने वाली बात है। सर प्लीज़। आप सभी को नमस्कार। आज का विषय लगभग सारे लोग बोल चुके हैं और ज़्यादा समय भी ले चुके हैं, तो अब गाज मेरे ऊपर गिरी है कि सबसे कम बोलना है आपको। तो मेरा काम जब ये लोग कर लेते हैं उसके बाद शुरू होता है। मतलब मैं क्रिटिक हूँ और फिल्मों पे बोलता लिखता हूँ, और आजकल ऐसा हो गया है कि एकदम तवे से या कढ़ाई से चीज़ निकलती है, हमें बताया जाता है कि आप स्वाद बताइए इसका। वो गर्मा गर्म भोजन का स्वाद कोई कैसे बता सकता है, ये बड़ा मुश्किल काम है। तो वो थोड़ी सावधानी हमें बरतनी पड़ती है।
कि कल को हम खुद ही गलत साबित न हो जाएं, तो वो ख्याल रखना पड़ता है। अशोक भाई बहुत अच्छा बोले, और मुझे लगता है अशोक भाई के लिए अलग से एक क्लास होनी चाहिए जहां ये अपने 35 साल के अनुभव लिखने के, वो अनुभव आके आपको बताते। फिल्म और टीवी का लेखन लगता बहुत आसान है बहुत मुश्किल। और वहाँ रहते हुए, जैसा कि मनमोहन जी ने बताया कि 65,000 लेखक हैं जो रजिस्टर्ड हैं वहाँ पर, और लगभग 6,50,000 ऐसे होंगे जिनकी आकांक्षा होगी कि हम फिल्म लिखें या टीवी शो लिखें। आजकल पूरा सिस्टम बदल गया है। पहले आपके पास एक आइडिया होता था, आप जाते थे किसी लेखक से, किसी निर्माता से मिलते थे, निर्देशक से मिलते थे, अपनी बात रखते थे, उसके बाद बात शुरू होती थी। अभी यह सुविधा केवल वैसे लोगों के लिए है जो बड़े निर्देशक हो चुके हैं, जैसे कि अनुराग बसु हैं, जैसे कि विनोद चोपड़ा हैं। ऐसे लोग सिर्फ 1 लाइन स्टोरी बता देते हैं तो उनकी फिल्म बन जाती है, दे दी जाती है। लेकिन अगर आप नए लेखक हैं तो आपके लिए जो प्रोसेस है पूरा, अशोक भाई बाद में इन चीज़ों को समझ पाए होंगे, वो है कि सबसे पहले आपको एक पायलट बनाना पड़ेगा, पायलट लिख के देना पड़ेगा, एक कहानी देनी पड़ेगी कि ये कहानी है। फिर उसके बाद आपको विजन डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, आप क्या बताना या दिखाना चाहते हैं इसके। फिर आपको एक पिच डेक देना पड़ेगा, उसमें पूरी पिचिंग करनी होगी कि मेरे कैरेक्टर ऐसे जाएंगे, ये करेंगे, कैरेक्टर ग्राफ, कैरेक्टर आर्क देना पड़ता है। और यहीं एक अदृश्य व्यक्ति आता है जो आपके सारे स्क्रिप्ट पर एक अंकुश लगाता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं किया जा सकता, ये नहीं डाला जा सकता। खास करके तांडव तमाशा जब से हुआ है उसके बाद से ये चीज़ बढ़ गई है। एक व्यक्ति जो फिल्म लेखन और टीवी लेखन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है और जिसका कोई क्रेडिट नहीं आता पर्दे पर, वो है वकील। किसी लेखन में वकील की क्या भूमिका हो सकती है ये शायद आप लोगों को ना मालूम हो, लेकिन आजकल हर स्क्रिप्ट लिखे जाने के बाद सबसे पहले वकील के पास भेजी जाती है कि आप देखो कि इसमें कोई ऐसा आपत्तिजनक तो कुछ नहीं आ रहा है जिस पर कल को विवाद हो जाए। अब ये वकील की जिम्मेदारी है कि वो पहले आगाह कर दे आपको कि भाई इसमें ये दिक्कत है। अगर आप चाहते हैं कि बहुत स्मूथली चीज़ें आपकी निकल जाएं तो इसे हटा दीजिए। अगर आप नहीं हटाना चाहते हैं, रखना ही चाहते हैं, तो पहले से बता दीजिए, हम तैयारी करके रखेंगे कोर्ट में जाने के लिए। तो अब ये वकील जब निर्णय लेने लगा है और करने लगा, वो मजबूरी है। हर प्रोडक्शन हाउस में ये समस्या शुरू हो गई है। सिर्फ नए लेखकों की बात नहीं है। धर्मा प्रोडक्शन जो बहुत बड़ा प्रोडक्शन कंपनी है करण जौहर का, आदित्य चोपड़ा की कंपनी बहुत बड़ी प्रोडक्शन कंपनी है, इनकी 7-8 फिल्में पिछले 4 साल में बंद हो गई हैं। तख्त नाम से एक फिल्म बन रही थी करण जौहर की, वो फिल्म इसलिए बंद कर दी गई थी कि उसमें औरंगजेब और दारा शिकोह की कहानी कही जा रही थी। जब से अडानी जी का पैसा लगा है करण जौहर के फर्म में, यह फिल्म रोक दी गई। बड़ी फिल्म थी। तो इस ढंग के जो पीछे में गतिविधियां चलती हैं जिनसे आप वाकिफ़ नहीं होते हैं, आपको लगता है पर्दे पर आ रहा है, गालियां आ रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। गालियों को लेकर के या OTT पर जो भी हो रहा है उसको लेकर मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि मैं बिल्कुल ये नहीं चाहूँगा कि गाली गलौज बंद हो जाए। गाली गलौज चलती रहे और आपको देखना पड़ेगा कि आपको क्या। आमतौर पर लोग शिकायत करते हैं कि हम बच्चों के साथ ये फिल्म नहीं देख सकते, परिवार के साथ ये फिल्म नहीं देख सकते, ये OTT सीरीज़ नहीं देख सकते। आपने कभी गौर किया है कि जब OTT सीरीज़ आपको दिखाई जाती है तो वहाँ उम्र बता दिया जाता है कि ये इस उम्र के लोगों के लिए ठीक है। अगर उसके बाद भी आप नज़रअंदाज करके अपने बच्चे को बिठाए रखते हैं पास में, तो फिर मेड इन हेवन ले करके तो दिक्कत होगी आपको, या इस तरह के और कोई भी चीज़, या गाली गलौज आता है तो वो दिक्कत होगी। और जैसा कि मनमोहन जी ने बहुत अच्छा कहा कि ये इंटरनेट लाइब्रेरी है OTT, जहाँ पर अच्छी चीज़ें भी हैं, जहाँ साधारण चीज़ें भी हैं, जहाँ घटिया चीज़ें भी हैं। दिक्कत क्या होती है कि आप घटिया चीज़ों को लेकर के सारी बहस करते हैं। 5 सीरीज होंगे, 10 सीरीज होंगे जहाँ गाली गलौज आया होगा। हम लोग, मैं फिल्म क्रिटिक्स गिल्ड का मेंबर भी हूँ, जहाँ हमें लगभग 150 OTT के प्रोग्राम देखने पड़ते हैं साल भर में। 150 OTT के प्रोग्राम देखने में हमें पता चलता है कि 40% चीज़ें ऐसी आ रही हैं जो उन लड़कियों की कहानियां हैं जो छोटे शहरों से बड़े शहरों में गई हैं और कैसे सरवाइव कर रही हैं, कैसे लड़ रही हैं और अपनी जगह बना रही हैं। क्या आपने कभी गौर किया है ऐसी कहानियों पर?
30% ऐसी कहानियाँ बन रही हैं जो कैंपस कहानियाँ बन रही हैं, जो बच्चे आईआईटी और दूसरे तैयारियों के लिए कभी कोटा जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, उनके बीच क्या होता है। इन कहानियों पर कभी गौर किया आपने? आपको एक मिर्ज़ापुर याद रह जाता है, आपको ऐसी कोई एक सीरीज याद रहता है जहाँ पे गालियाँ दी गई थी। गालियाँ दी जाती हैं और दी भी जाएंगे, आगे भी चलता रहेगा, और यह सिलसिला बंद नहीं होना चाहिए। मेरा यह मानना है कि नहीं, बंद होना चाहिए। और जैसा कि अशोक भाई ने बहुत सही कहा कि एनिमल जैसी फिल्म आती है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। कल ही मैंने एक फिल्म देखी है जहाँ 20,000 हत्याएँ हुई हैं। फिल्म का नाम है सलार। आप जाके देखिए, 20,000 हत्याएँ होती हैं। और आज के ज़माने में 2010 की वो कहानी है, उसमें कुल्हाड़ी से हत्या कर रहा है नायक। जब बंदूक आ चुकी है, जब राइफल, गन, AK-50, क्योंकि कुल्हाड़ी की हिंसा जो होगी ना, वो ज़्यादा रोमांचक होगी। वो जब सीने पे कुल्हाड़ी चलेगी, गोली लगने में तो ठाए से एक आवाज़ हुई, आदमी मर गया, कोई रोमांच नहीं है उसमें। तो ये कुल्हाड़ी हिंसा, जिसको मैं नया शब्द दे रहा हूँ, कुल्हाड़ी हिंसा आई हुई है। एनिमल में भी कुल्हाड़ी हिंसा है, एनिमल का नायक भी कुल्हाड़ी लेके जाता है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, उनके लिए ये जायज़ है। लेकिन वही अगर अशोक मिश्र कटहल ले जाते हैं तो उनको बताया जाएगा कि ये दृश्य काट दीजिए, ये दृश्य काट दीजिए, ये सारी चीज़ें निकाल दीजिए, तो वहाँ भी एक दिक्कत है। हाँ, आपके यहाँ तो सब्जियों की लड़ाई थी जी। तो ये समस्याएं हैं इंडस्ट्री की और दिक्कतें हैं, उस पर गौर करने की ज़रूरत है। और सिर्फ आलोचना, ये एक बाढ़ की तरह मैं देखता हूँ। बाढ़ आई हुई है, बाढ़ में बहुत सारी चीज़ें बह के आ रही हैं, अपने आप ही सब कुछ थम जाएगा और अपने आप ही एक गति बनेगी इसकी, अपनी एक दिशा तय होगी और फिर अच्छी चीज़ें भी आएंगी। अच्छी चीज़ें आ रही हैं, OTT पर ही बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, देश विदेश की सामग्रियाँ उपलब्ध हैं, अपने ही देश की दूसरी भाषाओं की फिल्में आप देख सकते हैं, सीरीज़ देख सकते हैं, वो सारी उपलब्ध है। इसलिए सिर्फ गाली गलौज, सेक्स, अपराध, हिंसा, इन चीज़ों को लेकर के चिपके मत रहिए और इसको निशाना बना करके OTT को गाली देना बंद कीजिए। मैंने 2-3 निर्देशकों से मेरी बात हुई थी कि भाई ऐसा क्यों होता है, क्यों गालियाँ देते हैं आप लोग, क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा यार, एक तो ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पे कोई अंकुश नहीं है, CBFC नहीं है, तो हमें कुछ दिनों की आज़ादी मिली है। जैसे बच्चे स्कूल से निकल के जब कॉलेज में जाते हैं तो भाग के सिनेमा देखना शुरू कर देते हैं। तो ये उस तरीके की आज़ादी है, तो थोड़े दिनों तक हमें रहने दो। क्योंकि गालियों का नियंत्रण का मामला कैसे तय होगा? आप कहेंगे इतनी गाली नहीं होनी चाहिए, तो फिर कितनी गाली होनी चाहिए? ये गाली की मात्रा थोड़ी तय कर सकते हैं आप कि भाई पीनी है तो 2 पैक पियो तो तबीयत ठीक रहेगी, 4 पैक पियोगे तो तबीयत खराब हो सकती है। ये सब मुश्किलें हैं, बहुत सारी मुश्किलें हैं। तो इन सारी मुश्किलों को देखते हुए फिल्म और TV राइटिंग में अगर जाना है, आप लोगों में से कोई जाना चाहता है या बढ़ना चाहता है, तो बेहतर ये है कि चीज़ें देखना, फिल्में देखना शुरू करें, TV शोज़ देखना शुरू करें। अब तो स्क्रिप्ट मौजूद है किताबों के तौर पर, उन किताबों को पढ़ना शुरू करें, उनकी बारीकियों को सीखें और उसे जो साइलेंट मोमेंट्स होते हैं उसको पकड़ने के, क्योंकि ये दृश्यात्मक माध्यम है। शुरू में किसी ने कहा कि दृश्यात्मक माध्यम है जहाँ शब्दों से ज़्यादा दृश्यों की ज़रूरत है। मुझे याद आ रहा है PK एक फिल्म आई थी पीकू, जिसमें इरफान और अमिताभ बच्चन थे। तो उसका एक किस्सा सुना रही थी जूही, उसकी राइटर हैं, कि मैंने तो संवाद लिख के देती थी इरफान को, इरफान संवाद ही नहीं बोलता था, वो एक्सप्रेस कर देता था। और बाद में, और दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन जो बहुत ज़्यादा रिहर्सल करते हैं, तो उनको क्यू नहीं मिल पाता था, क्योंकि वो अपने संवाद तो बोलता ही नहीं था, वो एक्सप्रेशन करके निकल जाता। तो अमिताभ बच्चन घबरा जाते थे कि अब मैं कब से बोलना शुरू करूं, मैं कहाँ से बोलना शुरू करूं। तो बाद में उन्होंने इरफान को पकड़ा कि भाई ऐसा कैसे कर लेते हो आप कि एक्सप्रेशन से सिर्फ बोल देते हो, पूरा संवाद ही नहीं बोलते हो। जूही ने भी कहा कि भाई मैं पूरा इतना लिख के देती हूँ तुमको, तुम बोलते ही नहीं हो। कहा तुम्हारी बात हो गई ना, मैंने एक्सप्रेस कर दिया, और सिनेमा वही मीडियम है। तो जितना महान कलाकार होगा उतना ज़्यादा खामोशी से खेलना जानता होगा वो पर्दे पर, कैमरे से, और वहाँ फिर गालियों की भी ज़रूरत नहीं हो जाती, वहाँ सब कुछ अव्यक्त हो जाता है। शुक्रिया, मेहरबानी, आप लोगों ने बुलाया यहाँ पे बोलने के लिए। उम्मीद है संक्षेप में मैं अपनी बात रख सका आपके पास।
सर प्लीज़।